मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पहली जो पिछली क्लास थी हमने वहाँ पे पढ़ा था कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी या शैवालों के कैरेक्टर्स और क्या पढ़े थे, हैबिटेट पढ़े थे यानी आवास पढ़े थे एल्गी में कौन कौन से आवास होते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी यानी शैवालों में जनन। तो जैसे प्लांट्स भी जनन करते हैं, ह्यूमन भी जनन करते हैं, जीव जंतु होते हैं वो भी जनन करते हैं, उसी प्रकार से शैवाल या एल्गीज होते हैं वो भी जनन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन और इन एल्गी यानी शैवालों में जनन हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? शैवालों में जनन 3 प्रकार से पढ़ेंगे। या शैवालों में जनन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शैवालों में हमने जनन की बात की, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है शैवालों में जनन। शैवालों में जनन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और जो तीसरा होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी लैंगिक जनन। तो बीजाणु का निर्माण और जो युग्मकों का निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण व गेमेट्स का निर्माण वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है। कायिक जनन के अंदर बीजाणु व युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मकों का निर्माण किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और बीजाणुओं का निर्माण या स्पोर्स का निर्माण किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो अब हम बात करेंगे पहले वाले टाइप की यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का कोई भी भाग टूटकर अलग हो जाता है और वो अलग जो पार्ट होता है प्लांट का वो दूसरे पादप या दूसरे प्लांट का निर्माण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? कायिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन किसे कहते हैं? जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये इस प्रकार का एक प्लांट है। क्या है ये? प्लांट। तो इसका अगर एक भाग टूट गया या तो फिर लीफ टूट सकती है या फिर स्टेम टूट सकता है, कुछ भी मतलब टूट सकता है। तो इसका एक भाग टूटकर मान लो लीफ गिर गई, लीफ नीचे गिर गई, ठीक है, टूटकर अलग हो गई, और ये लीफ आगे किसका निर्माण कर लेगी? एक नए पादप का ही निर्माण कर लेगी। यानी कायिक जनन क्या होता है? पादप का जो पार्ट टूटकर अपने मात्र पादप से अलग हो जाता है। पादप का वह भाग जो अपने मात्र पादप से अलग हो जाता है तथा नए प्लांट या नए पादप का निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक रिप्रोडक्शन। समझ में आया? कायिक रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? पादप का वह भाग जो अपने मात्र पादप से टूटकर अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेता है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। अब हम यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो कायिक जनन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो कायिक जनन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाई बडिंग।
कायिक रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से होता है। पहली विधि हम या पहली मेथड हम पढ़ेंगे बाई बडिंग, ठीक है। बाई बडिंग यानी कि बडिंग को क्या बोलते हैं, कलिका, ठीक है। जैसे कि ये एक सेवाल है, ठीक है। इस सेवाल में क्या निकल के आई है, एक अतिवर्धी निकल गई, समझ में आ गया, आउटग्रोथ निकल गई। ये क्या है, आउटग्रोथ। हम किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, बाई बडिंग, कलिका के द्वारा। ये सेवाल है या पादप है, ठीक है। इससे क्या निकल रही है, सेवाल में अतिवर्धी निकल गई, ठीक है। अब ये अतिवर्धी अपने मात्र सेवाल से, मात्र पादप से टूटकर अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सेवाल है ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। और ये जो आउटग्रोथ निकल रही थी, इससे क्या आउटग्रोथ निकल रही थी, इसे कहते हैं बड या कलिका। जो आउटग्रोथ निकल रही थी इससे बड या कलिका कहते हैं। तो ये कलिका क्या हो जाएगी, अपने मात्र पादप से अलग हो जाएगी, ठीक है, तथा न्यू प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, बाई बडिंग। समझ में आ गया। ए नंबर पढ़ दिया। अब बी नंबर है बाई बल्बिल्स, बाई बल्बिल्स, बाई बल्बिल्स, ठीक है। बाई बल्बिल्स क्या होता है, जैसे कि कुछ शैवाल होते हैं, ठीक है, कुछ शैवाल होते हैं, उनकी मूलाभास जो संरचनाएं होते हैं, ये मूलाभास कोशिकाएं होती हैं कुछ शैवालों की, उनसे एक पत्रिका नुमा संरचना निकलती है, ठीक है, या कलिका नुमा संरचना निकलती है, ठीक है, या इसे कहते हैं पत्ती नुमा संरचना निकलती है, ठीक है। ये पत्ती नुमा संरचना निकलकर क्या करेगी, नए शैवाल का निर्माण कर लेगी। समझ में आ रहा है। बल्बिल्स क्या होता है, जैसे कि एक एल्गी है, ठीक है, उसकी जो मूलाभास कोशिकाएं होती हैं, मूलाभास कोशिकाओं में एक पत्तरनुमा संरचना निकलती है, छोटी पत्तरनुमा संरचना निकलती है, ठीक है। वो पत्तरनुमा संरचना अलग होकर क्या करेगी, नए प्लांट का निर्माण कर लेगी। समझ में आ रहा है। इस पत्तरनुमा संरचना को क्या कहते हैं, बल्बिल्स। ये पत्तरनुमा संरचना क्या करेगी, पत्तीनुमा संरचना, पत्तरनुमा का मतलब पत्तीनुमा सदृश संरचना निकलती है छोटी बल्बिल्स की शैवालों की मूलाभास कोशिकाओं से। तो ये पत्तरनुमा संरचना अलग होकर क्या करेगी, नए शैवाल का निर्माण कर लेगी। अब हम अगला नंबर पढ़ेंगे सी नंबर कौन सा है, बाई ट्यूबर। बाई ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब आप जानते हो, गांठ। ट्यूबर का मतलब क्या होता है, गांठ। तो शैवालों में क्या होता है, शैवालों की जो मूलाभास कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये शैवालों की क्या है, मूलाभास कोशिकाएं होती है, ठीक है। इनमें ये जो मूलाभास कोशिकाएं होती हैं, ये स्टार्च के रूप में भोजन ग्रहण करके, ये स्टार्च के रूप में भोजन ग्रहण करके क्या करती हैं, एक गांठ नुमा संरचना में वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है, तथा ये गांठ नुमा संरचना अलग होकर नए शैवाल या नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। बाई ट्यूबर क्या होता है, शैवालों की जो मूलाभास कोशिकाएं होती हैं वो स्टार्च के रूप में भोजन ग्रहण करके गांठ नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, गांठ नुमा संरचना बना लेती है। ये गांठ नुमा संरचना अलग होकर अपने मात्र शैवाल से, मात्र पादप से अलग होकर क्या करती है, नए शैवाल का या नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन क्या पढ़ लिया हमने, बाई बल्बिस पढ़ लिया, बाई बडिंग पढ़ लिया, बाई ट्यूबर पढ़ लिया। अब चौथा पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, बाई फ्रेगमेंटेशन। अब आप देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन या खंडन क्या होता है, जैसे कि हम बाइक पे चल रहे हैं, ठीक है, बाइक पे चल रहे हैं, सामने से क्या आएगा, सामने से या तो कोई बड़ा वाहन आएगा, ठीक है,
या फिर जोर से हवा चलेगी तो हम नीचे गिर जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, अगर जोर से एक्सीडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन द्वारा, खंडन विधि द्वारा, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो खंडन क्या होता है, जैसे कि सेवाल आराम से पड़े हैं, अपने आवास में पड़े हैं, जल में, ठीक है, जल में पड़े हैं, तो अब उस जल में क्या होगा, जैसे कि झील में पड़े हैं या समुद्र में पड़े हैं, तो जोर से समुद्र में लहर आएगी, जोर से समुद्र में क्या होगी, लहर आएगी, पानी का प्रवाह होगा, पानी का प्रवाह जोर से होगा, तो ये शैवाल क्या होगा, टूट जाएंगे, खंडों में विभक्त हो जाएंगे, ठीक है, या दुर्घटनावश भी हो सकते हैं, या फिर जो झीलों में या तालाबों में कुछ जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा भी ये खंडन विधि द्वारा हो सकते हैं, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं वो शैवालों को खाते हैं, क्योंकि शैवाल चारे के रूप में भी होते हैं, तो शैवालों को खाएंगे तो शैवाल अलग अलग भागों में, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, तो वो ही टुकड़ा अलग होकर क्या करेगा, खंडन विधि का निर्माण कर, यानी अलग होकर क्या करेगा, शैवाल का निर्माण करेगा, नए शैवाल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। शैवाल का अलग टुकड़ा, टुकड़ा जो अलग हो जाएगा, खंडों में विभक्त हो जाएगा, वह टुकड़ा क्या करेगा, नए शैवाल का निर्माण कर लेगा। इसे क्या कहते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाई खंडन यानी खंडन विधि द्वारा। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेकंड है, सेकंड कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि बीजाणु का निर्माण भी नहीं होता और युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका निर्माण होगा, स्पोर्स का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, बीजाणु का या स्पोर्स का निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, पहला पार्ट कौन सा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत किसका निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा या स्पोर्स का निर्माण होगा, ठीक है। अब ये बीजाणु जो होते हैं किसमें बनते हैं, बीजाणु धानी में बनते हैं, भाई ये स्पोर्स होते हैं, ये किसमें बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं यानी बीजाणुधानी में बनते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं, यानी मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स कब होंगे, मोटाइल स्पोर्स कब होंगे या चल बीजाणु कब बनेंगे, जब इन बीजाणु पर कसाभिका होंगी, कसाभिका उपस्थित होंगी, ठीक है। यानी फ्लैजिला अगर फ्लैजिला स्पोर्स पर या बीजाणु पर उपस्थित होती हैं तो उन्हें कहते हैं चल बीजाणु, ठीक है। वो क्या होंगे, गति करेंगे, गति करेंगे, और जिन बीजाणुओं पर कसाभिका नहीं होती है वो कसाभिका विहीन या फ्लैजिला लेस होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोर्स किसमें बनते हैं, स्पोरेंजियम बीजाणुधानी में बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है ये अनुकूल परिस्थिति में होता है, कहाँ होता है, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में। और एक कोशिका में बहुत सारे स्पोर्स की संख्या पाई जा सकती है, एक कोशिका में बहुत सारे स्पोर्स या बीजाणु की संख्या पाई जा सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि ए देखते हैं हम, ए नंबर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर, जूस्पोर, ठीक है, जूस्पोर या चल बीजाणु। जूस्पोर या चल बीजाणु क्या होते हैं, भाई चल नाम से पता चला, चल मतलब फ्लैजिला प्रजेंट, चल मतलब
फ्लैजिला प्रेजेंट, ऐसे बीजाणु जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहती हैं, सिंपल चल बीजाणु, ठीक है, या जो स्पोर। चल बीजाणु की संख्या जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चल बीजाणु जो होते हैं उनमें जो बीजाणु की संख्या होती है वो समान प्रकार से पाई जा सकती है, यानी कि एक से अधिक बीजाणु पाए जा सकते हैं किसी कोशिका में, ठीक है। और ये बीजाणु क्या होते हैं, फ्लैजिला युक्त होते हैं, यानी इन पर फ्लैजिला पाई जाएगी। फ्लैजिला पाई जाएगी तो इन पर सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट, यानी ये चल बीजाणु होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति रहित होते हैं, यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है इस पे, ठीक है। और फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, यानी फ्लैजिला पाई जा सकती है। जैसे कि मान लो बोलबॉक्स किसका एग्जाम्पल है, चल बीजाणु का या जूस्पोर का, ठीक है। अब ये चल बीजाणु क्या करते हैं, इनका निर्माण कब होता है, बीजाणुधानी में होता है, बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। तो इनका निर्माण कब होता है, रात्रि में होता है, रात्रि में इन बीजाणु का निर्माण होता है, तथा जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब इनका प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े रहते हैं सुप्त अवस्था में, तथा जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये अपने कोशिका से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यानी इनका निर्माण रात्रि में होता है, तथा सुबह जब होती है तो ये जो स्पोर दूसरे प्लांट्स में, दूसरे शैवाल में चले जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे अचल बीजाणु। अचल बीजाणु सेकंड कौन सा पार्ट है, पहला कौन सा था, अचल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट। चल बीजाणु में क्या हो रहा था, फ्लैजिला प्रेजेंट हो रही थी, लेकिन अचल बीजाणु में क्या हो रहा है, फ्लैजिला एब्सेंट हो रही है। अब फ्लैजिला एब्सेंट होगी तो ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल। फ्लैजिला एब्सेंट होगी तो क्या होंगे, नॉन मोटाइल, यानी कि अचल होते हैं, ठीक है। सी पार्ट आता है हाइप्नोस्पोर। सी पार्ट आता है हाइप्नोस्पोर या फिर सुप्त बीजाणु। पहला क्या था, चल बीजाणु, दूसरा था अचल बीजाणु, तीसरा है सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु क्या होते हैं, मतलब कि ये बीजाणु जो होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये बीजाणु जो होते हैं ये अपने ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। अब इनमें भी चल बीजाणु भी पाए जा सकते हैं या अचल बीजाणु भी पाए जा सकते हैं। तो ये बीजाणु होते हैं अपने ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, तथा जब अनुकूल परिस्थिति आती है, ये प्रतिकूल परिस्थिति अपने ऊपर भोजन ग्रहण करके अपने ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी भित्ति को तोड़ लेते हैं, ठीक है, तथा वहां से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। वहां से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं तथा पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। तैरते क्यों हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाई जाती है, तो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं, तथा कुछ समय बाद ये अपनी फ्लैजिला को त्याग देते हैं तथा स्थिर हो जाते हैं। अब डी पार्ट आता है एकाइनेट द्वारा। एकाइनेट क्या होता है, ये स्पोर जो होते हैं ये अपने ऊपर भोजन ग्रहण करके या अपने ऊपर एक मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है, मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं या अतिवृद्धि कर लेते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये मतलब इनकी संरचना कैसी होती है, श्रृंखला के समान होती है इनकी संरचना, इस प्रकार से, ठीक है। इनकी संरचना कैसी होती है, श्रृंखला के जैसी होती है। ये अपने ऊपर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं तथा इनमें से एक स्पोर क्या करता है, इनमें से एक स्पोर नए शैवाल का निर्माण कर देता है।
अब अगला अगला पार्ट आता है एंडोस्पोर। एकानिट के बाद क्या आता है? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है? एंडोस्पोर का निर्माण मतलब पूर्वबीजाणुधानी में होता है। पूर्वबीजाणुधानी का मतलब क्या होता है भाई? जो मेल होता है या नर होता है उसके आगे क्या लगता है? पू, यानी इसको क्या बोलते हैं? पू। तो पूर्वबीजाणुधानी में होता है किसका निर्माण? एंडोस्पोर का निर्माण। जो बहुकोषाभिक होते हैं, जो आगे अंकुरित होकर नए शैवाल या नए तंतु का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उडोगोनियम। अगला पार्ट आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर पढ़ लिया। अगला पार्ट आता है एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर क्या होता है? इनमें